हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हमारा जो टेस्ट नंबर रहने वाला है वो टेस्ट नंबर रहने वाला है 31वां। आज हम 31वां टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट सीरीज है हमारी EORO की। इसमें हमने है वो आज 30 टेस्ट कर लिए हैं। अगर आप सभी ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारी की जो आपकी टेस्ट सीरीज है काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के अगर टेस्ट की बात करें, जो हम ये टेस्ट ले रहे हैं ये सारे के सारे आपके EORO के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। EORO के सिलेबस के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं ये। तो अगर आज के 31वें टेस्ट की बात करें तो इसमें हमारे इंडियन पॉलिटी में जो आपकी संविधान सभा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाले थे वो आज मैं लेके आई हूँ। तो आज हमारे ये 3 टेस्ट हो जाएंगे जिसमें हम संविधान सभा का रिविजन कर रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो आज सारे लेके आई हूँ। आज हमारी संविधान सभा है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी में हम कर रहे हैं व्यवस्थापिका और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो आज हम रिवीजन करेंगे। और अगर हम राजस्थान जीके की बात करें कि राजस्थान जीके में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो राजस्थान जीके में कुछ तो प्रजामंडल के टॉपिक के जो क्वेश्चन बच गए थे वो, और साथ में हम राजस्थान साहित्य के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके वो हम आज कवर करेंगे, क्योंकि राजस्थान साहित्य है इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी हमारा चल ही रहा है जिसमें उसके रूल और उनकी धाराओं का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का टेस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको ये टेस्ट होते हैं सारे के सारे पूरे कवर करने हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में और 1947 में। अगर भारत के संघीय न्यायालय की बात करें तो भारत का संघीय न्यायालय है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। अधिनियम 1935 के तहत वो स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय है वो कहाँ था? ये था दिल्ली में था। दिल्ली में स्थित था जो संघीय न्यायालय है। और जो संघीय न्यायालय है उस टाइम इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। कितने? यानी टोटल इसमें 7 हो सकते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी जो नियुक्ति है, इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा की जाती थी। यानी ये अगर पूछ ले कि ये किस प्रकार का न्यायालय था तो ये ओनली किसका था? जो अपने एडवाइजरी वाला मान सकते हैं इसे कि एडवाइजरी न्यायालय था। यानी कि इसका जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ तक था या क्षेत्राधिकार क्या था? तो ये जो है इसका प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी परामर्शदात्री है वो इसका अधिकार क्षेत्र था। तो भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था, दिल्ली में स्थित था। नियुक्ति वो सम्राट के द्वारा की जाती थी। तो अगर इसके निर्णय के विरुद्ध अपील करनी होती थी, तो वो जो तो अपील है वो कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल में होती थी इसकी अपील। ठीक है। नियुक्ति सम्राट के द्वारा। क्षेत्राधिकार क्या है इसका? क्षेत्राधिकार प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी इसका क्षेत्राधिकार था। ठीक है। अब इसकी पूछ ले कि इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगर पूछ ले कि जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे सर मॉरिस गवेर है वो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें जो 6 न्यायाधीश हो सकते थे उसमें से 2 उस टाइम भारतीय थे। 2 कौन थे? भारतीय। 2 जो शुरू के बने थे, 6 न्यायाधीश बने थे, अन्य न्यायाधीश बने थे, उसमें 2 है वो भारतीय थे। 2 भारतीय कौन कौन से थे? एक तो जो आपके जस्टिस M.R. जेकेब थे और दूसरे कौन थे? दूसरे भी जस्टिस M.S. सुल्तान थे। तो आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट मुख्य जो आपके इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? गवेर थे और
दो जो भारतीय थे वो जैकब और सुल्तान थे। तो इस प्रकार आपके भारतीय संघीय न्यायालय से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में था, नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती थी। अगर इसके खिलाफ अपील करनी होती थी तो प्रीवी काउंसिल में होती थी। इसका क्षेत्राधिकार है वो प्राथमिक अपीलीय व एडवाइजरी वाला था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 6 न्यायाधीश होते थे। स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। अगर फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसके गवेयर थे। और अगर ये पूछ ले कि इसमें दो जो भारतीय थे वो कौन कौन से थे, तो दो भारतीय वो M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजमुन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर और अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अजमुन खादिम उल इस्लाम की स्थापना है वो अलवर में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के किस नियम में दिन के कार्य का क्रम उल्लेखित है? नियम 11, 12, 15 और 14। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नियम 15 है, नियम 15 में दिन के कार्य का क्रम दिया हुआ है। दिन के कार्य का क्रम, दिन के कार्य का क्रम यानी कि दैनिक कार्यसूची, दैनिक कार्यसूची, दैनिक कार्यसूची, कार्यसूची। इसमें बोला गया है कि जो दिन का जो कार्य होगा यानी सामान्यतः जो कार्य होगा वो कार्यसूची के अनुसार ही किया जाएगा। अगर इसके और ऑप्शन की बात करें कि नियम 11 है, तो नियम 11 में क्या है? इसमें बैठक का कार्यवर्त दिया हुआ है। बैठक का कार्यवर्त दिया हुआ है। कार्यवर्त क्या मीन्स कि जो इसका कार्यवर्त होगा, कार्य होगा वो किस में होगा? देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा में होगा। देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा में होगा। और जो इसका जो पर्यवेक्षण है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ये सब कार्यवर्त है वो नियम 11 में दिए हुए हैं। नियम 12 की बात करें तो नियम 12 में बोलने पर कतिपय प्रतिबंध दिया गया है। कतिपय प्रतिबंध दिया गया है बोलने पर, बोलने पर प्रतिबंध दिया है। भी कोई भी सदस्य है वो बोलते इसमें किन किन बातों का ध्यान रखिएगा, ये किसमें? नियम 12 में दिया है। 15 में हमने देख लिया कि दैनिक कार्य सूची दी हुई है। 14 की बात करें तो 14 में कि कोई भी बैठक है इसमें कोई विषय पर विचार है, यानी कोई विषय वो विचाराधीन है, विचाराधीन है और उस विषय में किसी सदस्य का कोई आर्थिक हित निहित होगा तो उस पे जो प्रतिबंध है वो किस में दिया हुआ है? नियम 14 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है सी होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर विधानमंडल हेतु निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है और वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। उसका 6 माह के भीतर है वो विधानमंडल हेतु निर्वाचन किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं कौन सी नहीं थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अविशिष्ट विशेष प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। आपके जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसकी कुछ और भी मुख्य विशेषताएं हैं जो एक बार हमें देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है? एक तो इसमें पहले ही हमने देख लिया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। दूसरा था कि इसमें तीनों सूचियों को वर्गीकृत कर दिया था। दूसरा क्या था? तीनों सूचियों को वर्गीकृत कर दिया था, यानी संघीय सूची जिसमें इसमें 59 विषय दिए गए थे। दूसरी इसमें राज्य सूची जिसमें इसमें 54 इसमें विषय दिए गए थे। और तीसरी इसमें कौन सी थी? समवर्ती सूची थी जिसमें 36 आपके विषय दिए गए थे। और जो ये
एक इसमें थी अवशिष्ट शक्तियां भी थी। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसकी थी? गवर्नर जनरल की थी। अवशिष्ट शक्तियां किसकी थी? गवर्नर जनरल की थी। इसमें राज्यों में जो द्वैध शासन है, राज्यों में द्वैध शासन जो इसी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, द्वैध शासन है वो समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। राज्यों में जो द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था तो उसी वजह से राज्यों में उत्तरदायी शासन का प्रारंभ माना जाता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि किस अधिनियम से राज्यों में उत्तरदायी शासन का शुभारंभ माना जाता है, तो आपको बताना है कि आपके भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें एक ये थे भी कि इसके तहत 11 राज्यों में है, 11 राज्यों में से, क्योंकि उस टाइम 11 राज्य थे तो 11 राज्यों में से 6 राज्यों में है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी, यानी विधान सभा और विधान परिषद ये दोनों भी लागू कर दी थी। उस टाइम कौन कौन से थे? बंगाल था, बम्बई था, मद्रास था, बिहार था, असम, संयुक्त प्रांत, ये 6 राज्य थे जिसमें है वो विधान सभा भी थी और विधान परिषद थी। और इसके द्वारा जो भारत परिषद को है वो समाप्त कर दिया था, भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, एक ये विशेषता। और एक इसमें क्या विशेषता है जो हमने अभी बात की थी कि इसमें जो राज्यों में द्वैध शासन है वो समाप्त कर दिया था और केंद्र में वो द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया था। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्या क्वेश्चन है? उसमें ये पूछा जा सकता है कि जो आपके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो उस टाइम जो हस्तांतरित विषय थे उनके वो किसके दिन थे? तो ये जो हस्तांतरित है ये तो थे विधायिका के दिन, विधायिका के अधीन। और अगर दूसरा पूछ ले कि जो आरक्षित विषय थे वो किसके अधीन थे? वो थे गवर्नर जनरल के अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन थे ये विषय। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके तहत जो मताधिकार का जो विस्तार था वो भी कर दिया गया था, क्योंकि जो लगभग 10% जनसंख्या थी, मताधिकार का विस्तार किया गया था, 10% जनसंख्या को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और इसमें क्या किया गया था? इसमें आरबीआई का प्रावधान भी किया गया था, आरबीआई का, यूपीएससी का भी प्रावधान किया गया था कि यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान। एक हमने हमें पहला क्वेश्चन पढ़ा था जो आपके संघीय न्यायालय उसका भी प्रावधान किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी कब? 1 अक्टूबर 1937 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या किया गया था? जो आपके म्यांमार है यानी बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अगर ये आपसे पूछ ले कि 1935 के अधिनियम की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं तो आपको ये सारी ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं किसके? किसान आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के, भील आंदोलन के और छात्र आंदोलन के। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड, भील आंदोलन के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को किस न्यायपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियां प्राप्त है? धारा 314 में, धारा 313, धारा 312 और धारा 311। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, न्यायपालिका नहीं है नगरपालिका है, न्यायपालिका नहीं नगरपालिका है। कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को किसी नगरपालिका के आदेश आदि को निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, धारा 312। धारा 312 है, उसमें बताया गया कि नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति, यानी अगर राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी है यानी कोई भी नियुक्त व्यक्ति है, अगर उसे लगे, उसकी राय में ये लगे कि जो नगरपालिका कोई भी आदेश है उसका, नगरपालिका को कोई आदेश है या फिर कोई उसका ऐसा कोई कार्य है, कोई उसने आदेश जारी किया या फिर उसका कोई कार्य है वो चल रहा है जो कि लोकहित में नहीं है यानी अहितकारी है, या फिर उसे लगे कि जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है, जनता के लिए हानिकारक है, हानि वाला है, या फिर उसे लगे कि ये अशांति फैलाने वाला है, तो ऐसा अगर कोई आदेश है या फिर ऐसा कोई कार्य है तो उसे जो वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत या नियुक्त व्यक्ति है वो उस कार्य को रोक सकता है अपने हस्ताक्षरों सहित लिखित में आदेश जारी करके।
हस्ताक्षरों सहित लिखित में आदेश जारी करेगा, उससे जो उसने आदेश जारी किया है उसको तो निलंबित कर सकता है, या फिर उसने कोई कार्य शुरू किया है तो उसको प्रतिष्ठित कर सकता है। और जब ये कार्य करेगा जो नियुक्त व्यक्ति है, तो वो ये अधिकारी है, वो जो ये आदेश जारी करेगा उसकी एक कॉपी यानी एक प्रति है वो राज्य सरकार को देगा, और दूसरी है वो उस नगर पालिका को देगा। उस नगर पालिका को कारणों सहित बताएगा कि उसने ये ऐसा आदेश क्यों जारी किया है, आपके कार्य को क्यों प्रतिबंधित किया है, आपके आदेश को क्यों प्रतिबंधित किया है। ठीक है, ये उस नगर पालिका को कारणों सहित बताएगा। अगर राज्य सरकार को लगे कि उस आदेश में संशोधन करना है तो वो संशोधन भी कर सकती है। राज्य सरकार है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके पहले है क्यों संशोधन कर रही है, उसके विरुद्ध में सारे कारण है वो नगर पालिका को पहले बताएगी। तो ये क्या थी, ये थी धारा 312। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न विवरणों पर विचार के अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सिर्फ ए, बी व सी, ए व सी और ए बी सी। तो आपका राइट आंसर होगा ओनली ए ही आपका सही है, क्योंकि अनुच्छेद 157 है उसमें राज्यपाल के योग्यताएं ओनली 2 ही दी गई है। कौन सी दी गई, एक तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरी ये है कि वो आयु है उसकी न्यूनतम आयु है, मिनिमम आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो, ना कि 40 वर्ष। तो आपकी 2 योग्यताएं यानी ए है वो सही है। और राज्यपाल राज्य विधायिका सदस्य होना चाहिए नहीं, और नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल 35 वर्ष, मिनिमम कितने 35 वर्ष। तो आपकी ओनली ए सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है और इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि अधिकतर इसी से सब कुछ है वो 1935 के जो अधिनियम था, भारत अधिनियम था, उसी से हमारे संविधान में प्रमुख स्रोत लिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सारे ही थे। साधु सीताराम दास जी थे, विजय सिंह पथिक थे जो कि 1916 से 17 में इस आंदोलन से जुड़े थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे और नारायण जी पटेल भी थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी सही है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार भाषणों की अवधि को कौन विनियमित करता है। जिला कलेक्टर, पीठासीन अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष हो सकता है, अध्यक्ष नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है, सदस्य हो सकता है। सदस्य, यह जो पीठासीन की परिभाषा दी गई है नियम 2 में, उसमें यह बताया गया है। इसमें अनुसार भाषणों की अवधि को कौन विनियमित करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। और ये कौन से नियम में दिया है, ये रूल नंबर 13 में दिया हुआ है। रूल नंबर 13 में दिया है भाषणों की अवधि, जिसमें बोला गया है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो अपने विवेक के अनुसार सदस्यों के भाषण की अवधि को निर्धारित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 और अनुच्छेद 173। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण ये किस में है, ये आपके अनुच्छेद 176 में है। उसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई नई विधानसभा बनती है तो उसका प्रथम स्तर, नई विधानसभा का प्रथम स्तर, और जो प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम स्तर होगा, इन दोनों पर प्रत्येक वर्ष का यानी बजट स्तर। तो इन दोनों ही स्थिति में जो विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों को एक साथ है, दोनों सदनों को अभिभाषण दिया जा सकता है। अलग अलग दे सकता है, दोनों को एक साथ दे सकता है। वो क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जो कि अनुच्छेद 176 में है। नई विधानसभा का प्रथम स्तर
और प्रत्येक वर्ष की प्रथम सत्र यानी बजट सत्र, तो इन दोनों का जो अभिभाषण दिया जाता है यानी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 176 में है। अनुच्छेद 123 की बात करें तो अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 177 की बात करें कि अनुच्छेद 177 में क्या है? तो इसमें दिया गया है कि जो एक तो मंत्री और साथ में जो महाधिवक्ता है ये विधानमंडल के किसी भी स्तर में, विधानमंडल के किसी भी स्तर में है, किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तथा अपना पक्ष है वो रख सकते हैं। किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 177 में दिया हुआ है। जो महाधिवक्ता है वो किसी भी सदन में किसी भी कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं दे सकता, यानी मत नहीं दे सकता महाधिवक्ता। और जो मंत्री होंगे, मंत्री उसी सदन में अपना वोट दे सकते हैं जिस सदन के वो है। तो ये किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 177 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 173 की बात करें कि अनुच्छेद 173 में क्या दिया हुआ है? तो विधान परिषद और विधानसभा के जो सदस्यों की योग्यता है वो किस में दी गई है? अनुच्छेद 173 में दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11, 9, 8 और 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों में, 8 प्रांतों में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी ये जो चारों घटनाएं दी गई है कब कब हुई है, इनको कालाक्रम के अनुसार है, भी पहले कौन सी हुई फिर कौन सी हुई, ये इसकी स्थिति बतानी है हमें। डाबड़ा कांड, नीमूचाणा कांड, चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कांड। इनकी बात करिए कब कब हुए थे, तो जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को हुआ था। अगर हम नीमूचाणा कांड की बात करें कि नीमूचाणा कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 मई को, 14 मई 1925 को हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। अगर हम डाबड़ा कांड की बात करें कि डाबड़ा कांड कब हुआ था, तो डाबड़ा कांड हुआ था आपके 13 मार्च, डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को। अगर हम चंडावल कांड की बात करें तो चंडावल कांड है ये हुआ था 28 मार्च 1942 को, तो 1942 को। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, 13 नवंबर 1913, यानी 4 पहले आएगा, तो 4 पहले एक में ही है, थर्ड में, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। फिर 2 नंबर पे आएगा आपका दूसरा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा? ये नीमूचाणा कांड आ जाएगा, क्योंकि ये 1925 में हुआ था। फिर आपका 1942 से चंडावल कांड, और फिर आपका ये आ जाएगा डाबड़ा कांड, जो कि 13 मार्च 1947 में हुआ था। जो आपके प्रजामंडल और दूसरा क्या, आपके जो आंदोलन हुए थे, जो आपके भील आंदोलन हो गया या फिर आपके ये किसान आंदोलन हो गए, जितने भी, या फिर जनजातीय आंदोलन हो गए, ये आंदोलन हुए थे, इनमें कोई भी ऐसी कोई घटना हुई थी तो उसका आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें सन वगैरह पूछ ली जाती है, या फिर वो ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये घटना है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई है और ये कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 312 के अनुसार किस स्थिति में नगरपालिका के किसी आदेश या संकल्प के निष्पादन को निलंबित किया जा सकता है? अब मैंने ये आपको धारा 312 आज ही रिवाइज करवाई थी, तो आप पढ़िए। जनता को हानि होने या संभावना होने पर, शांति भंग की संभावना होने पर, नगरपालिका के हित में अहित कर विधि विरुद्ध होने पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? सारे ही होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि हमने अभी इसको रिवाइज किया था धारा 312 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है डी। मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेशन के लिए बना के ला रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर इस धारा से ऐसे क्वेश्चन आता है, इस धारा से ऐसे, मतलब किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम, यानी पहले सबसे ज़्यादा किसका था वो पहले बताना है, में व्यवस्थित कीजिए। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल है वो किसका रहा था? जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल था वो मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा था। मोहनलाल सुखाड़िया जी का रखा था, जो कि सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए,
सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए। और ये 4 बार मुख्यमंत्री बने थे, 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। अगर इनसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जो पहला राष्ट्रपति शासन है, पहला राष्ट्रपति शासन है वो इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। क्यों लगा था? क्योंकि जो चुनाव में वो दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इस वजह से पहली बार राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में लगा था। अगर इनके बाद सबसे ज्यादा अगर बात करें कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल, तो ये रहा था भैरों सिंह शेखावत जी का, भैरों सिंह शेखावत जी का, जो कि दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे। भैरों सिंह शेखावत का कब रहा था? इनका रहा था 10 वर्ष 4 माह और 9 दिन, 10 वर्ष 4 माह और 9 दिन रहा था। और इनके कार्यकाल में क्या था? इनके कार्यकाल में भी चौथी बार है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और ये शेखावत जी है वो 3 बार है और आपके मुख्यमंत्री रहे थे। उनके बाद बात करें तो अशोक गहलोत, इनका कार्यकाल रहा था और ये भी तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। और फिर उसके बाद है हरिदेव जोशी। तो पहले क्या आ जाएगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन या डायरकी सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना, और प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन होना। ये किस में है? वो द्वैध शासन किसे निर्दिष्टित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन है, वही आपका क्या था? द्वैध शासन था। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इस साइड है वो पुस्तक दे रखी है यानी रचना, और इस साइड है वो लेखक है। फिर नीचे हमें कूट का चयन करके उसमें से राइट आंसर है वो करना है। इसमें भी बताना है कि किसने है ये बुक लिखी है। हमीर रायण, वीरमायण, रघुनाथ रूपक और किरतार बावनी। तो हमें जो सबसे पहले याद होने वाली है वो तो क्या है? वो तो है किरतार बावनी। किरतार बावनी किसके? दुर्साडा की है, यानी आपके डी में तो सी आ जाएगा। अगर हम हमीर रायण की बात करें तो हमीर रायण है ये भांडाऊ द्वारा के, भंडाऊ व्यास है उनके द्वारा रचित है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, यानी ए में डी, डी में सी। वीरमायण की बात करें तो वीरमायण यानी बी में, वी की बात करें तो इसमें आएगा बादर ढाडी। तो वीरमायण इसमें आ जाएगा ए, बी में आ जाएगा ए, और बाकी बचा आपका सी। तो सी में क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा बी, यानी रघुनाथ रूपक मत्साराम संवेग के द्वारा रची गई थी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नीचे जो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पुस्तक और उसके लेखक है वो याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 में समिति का गठन है वो नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन है वो हुआ? धारा 55, धारा 61, धारा 50 और धारा 60। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 55। वैसे अगर इनमें धाराओं की बात करें कि कितनी धाराओं को इंक्लूड करके ये नियम है वो बनाया गया, ये नियम बनाया गया, तो इसमें धारा 55, धारा 55, धारा 61 और धारा 337, इन तीनों की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके है वो इस नियम को बनाया गया था। ये नियम है बनता है धारा 55, 61 और 337। अगर ये नियम है, एक नियम में आपको धारा 55 याद है अच्छे से, जिसमें हमें समितियों का पता है कि समितियां कौन कौन सी होगी और कौन कौन सी बनेगी। जिसमें एक है कि कार्यपालक समिति यानी कार्यकारी समिति है वो तो हर नगर पालिका में एक होगी। बाकी 10 सदस्यों की है वो कोई भी समिति हम बना सकते हैं, जैसे गंदी सुधार समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, स्वच्छता समिति, वित्त समिति, ये सब हमें बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ओ ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि ये प्रारंभ कब हुआ था, यानी ये नियम कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 23 दिसंबर 2009 को। अगर ये भी आपको पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 23 दिसंबर 2009 को। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो सबसे अधिक अवधि का रहा है? श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री हीरालाल देवपुरा और श्री बरकतुल्ला खां। अब अगर सीधे से पूछ लेता कि सबसे अधिक रहा है तो वो तो हमें वैसे बता देती, ऑप्शन देख के बताते, लेकिन इसमें है वो ऑप्शन देख के हमें बताना है कि इनमें से सबसे अधिक है वो किनका रहा है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर इसमें मुख्यमंत्री का सबसे अधिक अवधि, इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए हैं इनमें से अगर अधिक अवधि का पूछ ले तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हरिदेव जोशी, क्योंकि ये 2 बार है वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर ये पूछ ले कि कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है, कम अवधि का, सबसे कम अवधि का रहा है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 श्री हीरालाल देवपुरा है। ये सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री थे, ओनली 16 दिन रहे थे, ओनली 16 दिन रहे थे। तो जिस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि जैसे ऑप्शन दे दे, ऑप्शन में पूछ ले कि इनमें सबसे ज्यादा किसका रहा है, सबसे कम किसका रहा है, तो उस हिसाब से दे देना। अगर सबसे कम का पूछ ले तो श्री हीरालाल देवपुरा सबसे कम यानी 16 दिन ही रहे थे। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे बरकतुल्ला खां। ये कौन थे? बरकतुल्ला खां थे, ठीक है। और ये उस समय मुख्यमंत्री थे जिस समय वो भारत पाक का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था यानी 1971 का युद्ध। तो उस समय का अगर आपसे पूछ ले तो भी आपको याद रखना है कि सिर्फ बरकतुल्ला खां है उसमें इसके राजस्थान के सीएम रहे थे, पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम भी रहे थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में पूछ ले तो जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के अनुसूचित जाति से बने मुख्यमंत्री थे। किससे? अनुसूचित जाति से बने मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अगर सबसे अधिक का पूछे, सबसे कम का पूछे तो आपका हीरालाल देवपुरा हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना था, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना था, राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना था, या फिर भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध है वो सुधारना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार की देशी रियासतों, भारत सरकार व देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना है वो बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अब पूछ ले बटलर कमेटी कब हुई, तो 1927 की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है वो किस विषय से है? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मूर्तिकला से। जो शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन है, रूप मंडन का संबंध है मूर्तिकला से। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 आ जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 13 है वो किससे संबंधित है? अभियोजन एवं वाद आदि से, चुनाव प्रक्रिया से, नगरपालिका के विकास योजनाओं से और पार्किंग आदि के विनिमय से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अभियोजन एवं वाद आदि से संबंधित है अध्याय 13। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन सी विधानसभा में किया गया था? 11वीं विधानसभा चुनाव 1998 में, 12वां विधानसभा चुनाव 2003 में, 13वां विधानसभा चुनाव 2008 में और 14वां विधानसभा चुनाव 2013 में। किस में नोटा बटन का प्रयोग है वो पहली बार किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, 14वीं विधानसभा जो 2013 में हुई थी उसमें सबसे पहले नोटा बटन का उपयोग है वो किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस साइड लेखक और इस साइड कृतियां दी हुई है यानी उनकी रचनाएं दी गई है, तो उनमें से हमें सुमेलित है वो नहीं है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। महाराणा कुंभा की संगीत राज बिल्कुल सही है, उस्ताद चांद खां सवर सागर बिल्कुल सही है, द्वारका प्रसाद भट्ट राग चंद्रिका ये भी बिल्कुल सही है, राधा कृष्ण मुरली प्रकाश ये गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, राधा कृष्ण मुरली प्रकाश की नहीं है जो कि असुमेलित दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य नियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का चयन करें। करारोपण और उनकी अपील संबंधित मामले वित्त समिति के, बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले कार्यपालक समिति के, न्यूसेंस हटाने और उनके अभियोजन से संबंधित सभी मामले स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के। सभी सही सुमेलित हैं।
तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही सही हैं। इस नियम में क्या है, आपकी जो धारा 55 में दी गई है यानी समितियों के बारे में दिया है, तो इसमें वो सारी समितियां बताई गई है कि कौन कौन सी, जैसे भवन अवज्ञा समिति हो गई, गंदी बस्ती सुधार समिति हो गई, नियम और उपविधियां आपकी समिति हो गई, लोकवान समिति हो गई, लाइसेंस समिति हो गई, विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति होगी, फायर समिति। मान लीजिए कि सारी की सारी समितियां, उनके बारे में बताया गया है इसमें कि कौन कौन से उससे संबंधित मामले होंगे, कौन सी ये समितियां होंगी। तो कर रोपण और उनकी अपील संबंधित हो जाएंगी तो वो वित्त समिति हो ही जाएगी। बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले वो कार्यपालक समिति संभालेगी। न्यूसेंस हटाने और उनके अभियोजन से संबंधित मामले है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल और हरिदेव जोशी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि इस साइड सूची एक्स और सूची वाई दी गई है, उनका हमें सही से मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो हमें सबसे पहले तो ये आता है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी थे। यानी हमें बी का पता चल गया। बी में क्या आएगा? बी में थर्ड आएगा। दूसरे हम बात करें कि जो संघ और संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, संघ और संविधान समिति के अध्यक्ष, हमें पता है कि हमने कल भी पढ़ा था, एक दिन पहले भी पढ़ा था कि संघ से संबंधित आ जाए, राज्य से संबंधित आ जाए, जो समिति होगी उसके अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू। यानी डी में क्या आ जाएगा? डी में आ जाएगा 2। अब बात रही संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन थे? MC मुखर्जी, HC मुखर्जी। तो राइट आंसर इसका ए में 4 आ जाएगा। ए में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बाकी रहे राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी। तो सी में क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा 1। तो इसमें अगर आपसे ये पूछा है कि राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? VT कृष्णाचार्य। तो आपको कमेंट करके बताने, मैंने आपको सारे के सारे 12 के 12 याद करवाए थे कि कौन कौन से कहाँ से है। तो कमेंट करके बताना कि VT कृष्णाचार्य है वो कहाँ से आए थे, किस रियासत से आए थे। इस क्वेश्चन का आपको नीचे जो कूट दिया हुआ होगा उसमें ये दिया होगा, वो आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान साहित्य की कौन सी विद्या कहानी या कथा से संबंधित है? वाद, वेली, वचनिका या विगत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वाद है वो कहानी और कथा से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी नगरपालिका द्वारा अभियोजनों के व्यय किस निधि से किए जा सकेंगे? बजट अनुदान निधि से, कर आगमन निधि से, नगरपालिका निधि से या फिर किसी में से नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नगरपालिका निधि से है वो, नगरपालिका द्वारा अभियोजनों के व्यय है वो किए जाएंगे नगरपालिका निधि से। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन और 122वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि मुख्यमंत्री के सहित मंत्री परिषद की कुल जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बोला है 91वें संविधान संशोधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के.एम. मुंशी, HP मुखर्जी, B.R. अम्बेडकर और बलदेव सिंह। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। ये जो आपके भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल थी, इससे आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार विधि मंत्री का पूछ लेते हैं यानी कानून मंत्री, तो ये हो गए B.R. अम्बेडकर। अगर आपसे रक्षा मंत्री का पूछ ले कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार बलदेव सिंह, यानी सरदार बलदेव सिंह। तो रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है शिक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया। शिक्षा मंत्री कौन थे आपके? थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद।
कलाम आजाद, ये आपके कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्रता के पश्चात। और एक रेलवे मंत्री आपसे पूछा जाता है, रेलवे और परिवहन मंत्री, तो वो सभी को याद ही होता है, वो है जॉन मथाई। जॉन मथाई ये आपके रेलवे और परिवहन मंत्री थे। एक आपसे पूछा जाता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री भी आपको सभी को याद है। वित्त मंत्री कौन है? आर के षणमुखम सेठी। आर के षणमुखम सेठी, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद है। और एक कौन सा? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री पूछा जाता है, तो वो कौन थे? वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और एक है कार्य खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री। खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री, तो ये कौन थे? ये थे आपके एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। तो ये इतने आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार है पूछ लिया जाता है। रेलवे अगर मंत्री पूछ ले तो जॉन मथाई, रेलवे और परिवहन मंत्री। रक्षा मंत्री पूछ ले तो रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री पूछ ले तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आपको अगर उद्योग मंत्री पूछ ले, उद्योग और आपूर्ति मंत्री पूछ ले तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खाद्यान्न ऊर्जा मंत्री पूछ ले तो एन.वी. गॉडगिल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या थी? यानी मान कौतूहल के अंदर है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? आमेर का राजा मानसिंह का बंगाल अभियान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रंगों का संकलन, नागौर की रानी मानकंवर के मनोविनोद और साहित्य के पहेलियां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रंगों का संकलन है वो मान कौतूहल में दिया गया है। यानी इसकी विषय वस्तु क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायनों के रागों का संकलन। रागों का संकलन, राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है? एक विशेष तिथि के आधार पर जनगणना, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, पूर्ववर्ती जनगणना के अंतिम 2 वर्ष और उत्तरवर्ती जनगणना। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना है उसी के आधार पर। तो नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है? अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प है वो अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा है वो सही है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, हाँ कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार भी कर सकती है, और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, यानी विधानसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो ये भी सही है। तो इसके तीनों सही है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी और सी तीनों के तीनों सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, उनका निर्वाचन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानड़ दे प्रबंध, खुमान रासो, अचलदास खिंचरी वचनिका और विरुद्ध छिहत्तरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानड़ दे प्रबंध में है इसके विजय का विवरण मिलता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कानड़ दे प्रबंध है वो किसने लिखी थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन बनाए गए नियमों या फिर उपविधियों के अधीन कोई अभियोजन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा? किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसकी अधिकारिता सीमा में दायी व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति अवस्थित हो, महापौर के समक्ष या आयुक्त के समक्ष या फिर स्वायत्त शासन विभाग में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसके अधिकारिता सीमा में उस दायी व्यक्ति होता है कि जंगम व स्थावर संपत्ति अवस्थित होती है। ये आपकी धारा किस में दिया गया है? धारा 300 में दिया गया है। धारा
300 में दिया गया है कि नगरपालिका की जो संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, नुकसान की पूर्ति है वो कैसे की जाएगी। जिसमें यदि कोई व्यक्ति है कि द्वारा कोई कार्य की अपेक्षा की गई हो, यानी उससे कोई वो दोषी माना गया हो, तो उसके लिए जो उस पर पेनल्टी लगेगी तो वो नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया उसकी पेनल्टी उससे वसूली जाएगी। और उस पे जो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी के साथ साथ जो नगरपालिका को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई होगी। वो किससे होगी? वो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी जिसके अधिकारिता सीमा में दायी व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति अवस्थित हो। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? कौन सी है? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। इन चारों की बात करें तो इनमें जो शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत है, शिवचरण माथुर अशोक गहलोत है, ये नेता प्रतिपक्ष के नेता है, वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। तो आपके कौन रहे हैं? हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 2 बी। वैसे नहीं रहे, यानी शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत नहीं रहे, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी, क्योंकि इसमें यह पूछा है कि प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, यानी बी और सी। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात है वो किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद है, उन्होंने बोला था कि जो संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित किया जाए, ये बात कही थी 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए मौलाना आजाद ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। ये आज हमने हमारे टेस्ट नंबर 31 के है वो इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले टेस्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।